अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, मेरा नाम नायाब रज़ा है and I'm the founder of Green Innovative Idea Bhan, a sustainable food for soil, which is the product of Algaverse. Please introduce yourself. आप मुझे जानती हैं लेकिन ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं मोहसिन फ्रॉम पार्क बायो एनर्जी और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जीज पर वर्क कर रहे हैं। तो आप बताएं पहले तो कैसा चल रहा है आपका भान? Alhamdulillah, it going rising high and high day by day. Alhamdulillah. And what about your startup? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर चल रहा है और माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं। और अच्छा, मैं रास्ते में भी आ रहा था ना, तो मैं आई वाज थिंकिंग यार भान मुझे मिला था, हम लोगों का इंटरेक्शन होता है कराची बूट कैंप में, आपको याद होगा। तो एक इंट्रोडक्शन तो था भान का, बट आई वाज स्टिल नॉट 100% क्लैरिफाइड कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में और जो मार्केट में फर्टिलाइजर्स हैं उसमें और भान में क्या मेजर डिफरेंस है, ये आप मुझे भी क्लैरिफाई करें और हमारा ऑडियंस भी। ओके, बेसिकली भान जो है हमारे पास एक ऐसी कार्बन टेक्नोलॉजी है जो कि मिलके बनती है फ्रेश वाटर माइक्रो गैस से। हम अगर देखें हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, बाय डे डे उसके एक्सेसिव यूज़ से हमारी ज़मीनों की जो प्रोडक्टिविटी है और उसकी जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। किसान अगर आप जाके बात करें कितना परेशान है, आई एम आल्सो विटनेस, मैं उनसे बात कर चुकी हूँ और वो इतना परेशान है कि अब उनके पास देयर इज़ नो वे, बिकॉज उनकी पूरी ज़िंदगी का जो कहते हैं कि कमाना गुजारा करना वो ज़मीनों पे है, जबकि जितनी मेहनत वो ज़मीनों पे करते हैं उतना उनको मिलता भी नहीं होगा जितना वो आगे एक सप्लाई चेन के थ्रू जाता है। Exactly. इन सब को देखते हुए बिकॉज आई एम रिसर्च स्कॉलर, सो मेरे 3 डोमेन थे जिसमें मुझे हमेशा फोकस रहा था। वन इज़ क्लाइमेट चेंज, सेकंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, थर्ड मैं एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। मेरा मेरा था कि इस तरह प्रोडक्ट बनाऊंगी और लकीली अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं पाकिस्तान के लिए एक ऐसा फर्स्ट बायो कैप्चर जो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग बायो फर्टिलाइजर बना सकी, जिसके हमने बनाए हैं फ्रेश वाटर माइक्रो गैस से। बेसिकली इसकी एक्सट्रैक्शन होती है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, पैटर्न प्रोसेस। सो होता क्या है कि अगर आप देखें कि हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं पाकिस्तान में, इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक कह सकते हैं कि बहुत सारे वो मिलके फंगस से मिलके बने हैं, बैक्टीरिया से मिलके बने हैं, बट दिस इज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान विच इज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर माइक्रो एल्गाई। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्केलेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, आप अगर बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप्स होते हैं या फिर आप कहीं कंपनीज होती हैं जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे काम कर रही है, वो स्केल नहीं कर सकती बिकॉज हैजर्डस होते हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं। इट कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी बट एट सम टाइम वो उसको नहीं कर पाते हैं। सो आई एम हैप्पी टू सी कि हम लोगों की जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे जो है वो उसको ख़त्म कर रही है, उसको नेट जीरो पे लेके जा रही है, बल्कि हमारी की जो ज़मीन की फर्टिलिटी है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। एंड व्हाट अबाउट मोहसिन, मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उसमें ये होता है कि कह सकते हैं कि जो हम 9th में पढ़ते हैं मैट्रिक में, हम देखते हैं इग्निशन का एक होता है प्रोसेस, राइट? तो उसमें क्या होता है कि आपकी अगर आप कोई चीज़ जलाते हैं कुछ इस तरह, तो उसमें से कार्बन और मीथेन रिलीज होती है। आपका जो स्टार्टअप है उसको किस तरह ओवरकम कर रहा है, जो कि आप एग्रीकल्चर वेस्ट से बना रहे हैं, जब वो जलता होगा? सो मुझे इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफाई करें। अभी जो आप बता रहे थे कि आपने कोई 3 एरियाज पिक करे काम करने के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग साथ बैठे हैं और हमारे 2 एरियाज हैं जो बहुत कॉमन है, हम लोग उन पे वर्क कर रहे हैं। नंबर 1 इज क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 इज एग्रीकल्चर। ये कॉमन एरियाज है जहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ। और एग्रीकल्चर वेस्ट को हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टन्स एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस होता है और वो जाया जाता है। जस्ट लाइक आपने चावल का छिलका निकाल लिया, कॉटन निकाल ली, पूरी स्टिक बच गई, वीट है, मतलब हर क्रॉप का वेस्ट होता है, इवन बनाना का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और हमारा जो लाहौर दुनिया का आई थिंक सेकंड वर्स्ट कंट्री हो गया है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है एग्रीकल्चर को बर्न करने का। तो हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि हम ये एग्रीकल्चर वेस्ट को बर्न ना होने दें, इवन उसको कन्वर्ट कर लें एनर्जी में। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, बल्कि इवन वर्ल्ड के, जो कि एक साथ सॉल्व हो सकते हैं। नंबर 1 इज पॉल्यूशन, नंबर सेकंड इज एनर्जी क्राइसिस। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने अभी स्टार्ट किया है इसको वुड वेस्ट से। अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया बगास पर और राइस हस्क पर। हम लोग ये 3-4 किस्म के वेस्ट अभी यूज कर रहे हैं, उनको अपनी इंडस्ट्री में पैलेटाइजिंग करके पूरी एक प्रोडक्शन लाइन है और कन्वर्ट कर रहे हैं बायोमास पैलेट्स में, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। हाउ इट इज रिन्यूएबल? आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। एक जमीन में क्वांटिटी है पेट्रोल की, वो जब तक है अदरवाइज वो खत्म हो जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर आपकी जो फसलें हैं वो जब तक चलेंगी टिल द ह्यूमंस आर अलाइव। अगर फसलें खत्म हो गई तो हम भी नहीं बचेंगे, लाइफ पूरी खत्म और कुछ भी नहीं बचना। तो मतलब जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक ये वाला फ्यूल हमें मिल सकता है।
आपका सवाल था कि हम लोग कार्बन एमिशंस पे किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए हमारा डायरेक्टली जो कंपटीशन है वो है कोल से और फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल्स आपको शायद पता होगा हाइड्रोकार्बन से बनते हैं और ये होती ही कार्बन चेंज है। तो इनमें जितना ज्यादा वो निकलता है कार्बन एमिशन हमारे फ्यूल में, बायोमास फ्यूल में, उसके कंपैरिजन में एमिशन नेग्लिजिबल है। यकीनन कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होता होगा जो कार्बन और सल्फर का एमिशन होता है, बट नेग्लिजिबल है। इवन इस प्रोडक्ट का जो ऐश कंटेंट है वो भी कोई 5 से 6% होता है कंपेयर्ड टू द कोल का 40 to 60% सल्फर कंटेंट और कार्बन एमिशन होता है। सो इन दिस वे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी अभी ऑलमोस्ट 100 to 200 टन मंथली कैपेसिटी है। तो ये हमारा 100 या 200 टन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कम करने में कार्बन एमिशन को। मतलब 200 टन अगर हमने मार्केट में फ्यूल सेल कर दिया तो उसने 200 टन कोल को रिप्लेस किया। अगर वो कोल जलता तो उसके अगेंस्ट वो कार्बन एमिशन होता है, एनवायरनमेंट में शामिल होता है, लेकिन हमने उसको लेसन किया। तो इन दैट वे हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैटर कर रहे हैं और साथ में जो एग्री वेस्ट है उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अभी तक क्योंकि आपकी स्टार्टअप की जो है वो कितना टाइम हो चुका है इसको करते हुए? हम लोग रिसर्च तो कोई 2 साल से कर रहे हैं और प्रैक्टिकली करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। आपने अपनी R&D लाइक उसके लिए क्या सिस्टम किया है? उसके R&D के लिए से प्रॉपर टेस्टिंग होती है ये किस तरह? जब हमने स्टार्ट किया था हमने तो काउ डंग से स्टार्ट किया था कि उसमें से हम एनर्जी ले सकते हैं। देन वी मूव टू द एग्री वेस्ट। डोंट यू थिंक कि काउ डंग जो है मीथेन रिलीज करता है? इसको करता है, बट कंपेयर टू द एग्री वेस्ट उसके हीट कंटेंट कम है और उसमें एशेस वगैरह के इश्यूज हैं, फिर स्मेल का इशू है किसी हद तक, बट एग्री वेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास पूरा मैकेनिज्म ने पूरी सप्लाई चेन डेवलप की हुई है जो पूरा रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं। R&D के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की जो कंपैटिबिलिटी होती है, उसका हीट कंटेंट होता है, उसका ऐश कंटेंट, मतलब जो इंडस्ट्रियल सारी अप्लायंसेस हैं जो उनको सूट करे, तो हम वो वाले पहले टेस्ट करवाते हैं, फिर उसका एक फार्मूला प्रोपोर्शन करके ना फिर उसको प्रोडक्शन पर लाते हैं उस रॉ मटेरियल को पर्सनली। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि आप जैसे हमारा बिजनेस है, इट इज रियली हाईली स्केलेबल। एनर्जी हर घर की, हर इंसान की, इवन हर बिजनेस की नीड है। इसी तरीके से जो आपका फर्टिलाइजर है वो भी आई थिंक पाकिस्तान में कोई लाखों एकड़ होंगे जमीनों के जहाँ पे ये इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपकी क्या कैपेसिटी है कि मतलब आप जैसे मैं बोलूँ कि यार मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है, तो क्या आप मुझे मेरी जमीन को, मैं बोलता हूँ यार मैंने FFC का या किसी भी XYZ कंपनी का फर्टिलाइजर नहीं है, मुझे भान से कोई MOU करना है, सो वेयर वी आर स्टैंडिंग या फिर इसको हम किस तरह स्केल अप कर सकते हैं? इट्स रियली गुड क्वेश्चन। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे हम कहते हैं कि घर की अगर बिजली चल रही है या फिर वो चूल्हा चल रहा है एनर्जी पाक बायो एनर्जी से, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भान इज़ नॉट फॉर द ओनली फॉर पाकिस्तान पीपल, ये ग्लोबल है। क्योंकि आज जो खाना बेसिक है वो हर किसी की ज़रूरत है। आप खाने के बगैर नहीं रह सकते। इवन आप जब यहाँ पर आए होंगे कुछ ना कुछ खा के आए होंगे। सो खाना, फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है, अब उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर आप मुझसे बात करते हैं कि अगर आपके पास इतना एकड़ है, अगर मैं भान अगर उस पर अप्लाई किया जाए तो किस तरह प्रोडक्टिविटी देगा, यू कैन सी कि हम लोगों ने जो अपनी टेस्टिंग की, हम लोगों ने कश्मीर में, हम लोगों ने टंडो कैसे पे टंडो 11 हम लोगों ने जो काम किया, इट वाज अमेजिंग। हम लोगों के पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए काम नहीं किया कि वो एक इमिशन कर रहा है और वो प्रोडक्शन दे रहा है, प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई, हमने लोगों को दिखा दिया कि केमिकल फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन है, ये भान की है। नो, बेसिकली हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था कि हमें फर्टिलिटी को बढ़ाना है और वो कंटिन्यू, ये ना हो कि हमारी भान ने यूज़ करना लोगों ने बंद किया और दैट्स ऑल। नो, वो कंटिन्यूसली जब वो लोग उसको इस्तेमाल शुरू करेंगे तो उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। अगर आप बात करते हैं, हमारे पास पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है किसानों को वो है सोइल सैलिनिटी। ये एक ऐसा मेजर इशू हो चुका है कि जिनकी वजह से उनकी फसलें नहीं हो पाती। क्लाइमेट चेंज का एक अलग मसला है। केमिकल फर्टिलाइजर ने फसलों को और उसकी ज़मीन को, अगर आप 6 इंचेस की बात करते हैं क्लियर होती है हमारे पास सॉइल की, तो आप देखेंगे कि आप अब उनका पूरा स्ट्रक्चर अगर दोबारा एनालाइज करें, एज अ रिसर्चर आई नो कि उसकी किस तरह प्रॉपर टेस्टिंग होती है सॉइल की, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो चुकी है। अब आपकी वो कहते हैं कि आपकी अगर 3 to 4 इंचेस आपकी सॉइल की फर्टिलिटी होनी चाहिए फसल के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। क्या ये नॉलेज किसानों के पास है? सो नॉट ओनली भान के प्रोडक्शन पे, CO2 कैप्चरिंग पे और हमारी ज़मीनों को सेट करने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि उन किसानों को ये जो चीज़ नहीं जानते कि आपकी ज़मीन की जो तय है वो इतनी फर्टिलिटी होनी चाहिए, हम उनकी इस चीज़ की अवेयरनेस पे भी टॉक्स करते हैं, उनसे बात करते हैं। उनके लिए हम लोगों ने काफ़ी कैंपेन्स की हैं कश्मीर में और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस चीज़ पे।
एटलीस्ट ये है कि आप किसानों को जाके उनका इश्यूज नहीं बताएं, आप उनसे बात करें, आप उनको नॉलेज दें, ताकि आने वाले वक्तों में, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनकी एजुकेशन प्राइमरी से ज़्यादा नहीं होती, एक्सेप्ट उनके जो हम वडेरे होते हैं, इनका बड़ा सिस्टम होता है जिनको देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो दिस इज समथिंग के एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए, जो कि नॉट ओनली पाकिस्तान, दिस इज टारगेट फॉर ग्लोबल। ठीक। अच्छा, इन्वायरमेंट पर इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि नॉर्मल फर्टिलाइजर से नहीं पड़ रहा? ये मैं सोच रहा था कि उनका नहीं पड़ रहा, ये पड़ रहा है। उनका जो इम्पैक्ट मतलब एफएफसी या डीएपी जो होते हैं वो नहीं दे पा रहे, वो भान दे रहा है, ऐसा क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है? कोई स्पेसिफिक कोई तो वर्ड होगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, ये स्टार्ट ही प्रोडक्शन से हो जाता है। जब आप तैयार कर रहे होते हैं, उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, दैट इज मस्ट इंग्रेडिएंट जो हमारी रेसिपी है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको CO2 कैप्चर करके बायोमास में चेंज कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी तरह जब एक धान पूरा एक साइकिल के बाद, एक कंप्लीट प्रोसेस के बाद एक फर्निश में चली जाके एक प्रोडक्ट रेडी हो जाती है, तो आप जब ऐड करते हैं उसके अंदर, तो अमेजिंगली आपकी जो फसलें तबाह हो रही हैं, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर से जो रिलीज हो रही मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, भान बेसिकली जो फ्रेश वाटर माइक्रोगैस से मिलकर बना है, हमें पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में फ्रेश वाटर माइक्रोगैस में 70% हमें ऑक्सीजन फ्राहम करती है। सो दिस इज नॉट एनी इफेक्ट। आप ये कह सकते हैं कि इसके प्लस यूएसपीस हैं जो कि इस चीज को, प्रोडक्ट को बहुत हाई स्केल पे लेके जा सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, इसके अलावा आप कस्टमर या कंज्यूमर्स का तो रोल देख रही हैं कि वो लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो नॉलेज या जो अवेयरनेस आप देना चाह रहे हैं वो कितना उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी क्या है अभी मान की, क्या आ रही है, मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ओपन वर्ड्स में कि मुझे ना सिर्फ सिंध से ऑर्डर्स आए, बल्कि मुझे पंजाब से बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। इवन मुझे इतने नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई हैं कि उन्हें चाहिए, मेरी इतनी प्रोडक्शन है नहीं जो मुझे करनी चाहिए। Exactly. तो मुझे उनको पता है, जब उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में टंडोकेसर में हम लोग जहाँ पे काम किया था, जब उन लोगों ने ज़मीनों पे खुद अपनी आंखों से असर देखा और ज़मीन में डिफरेंस देखा, पैचेस होते हैं जो हमारे पास, तो उन्होंने देखा कि उनकी पूरे पैचेस पे हेक्टेयर पे पूरा कम्प्लीटली सॉइल सैलिनिटी है, वाइट है वो कम्प्लीट। हम लोगों ने क्या किया कि इनको डिफरेंस दिखाने के लिए हमने 2 डिफरेंट पैचेस लिए। एक हमने वैसे रहने दिया, एक पे हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया और एक पे हमने भान यूज किया। बिलीव मी, एक कहते हैं कि ना आप आंखों से अपना एक चीज होते हुए देखते हैं, तो मुझे वहाँ पर जो किसान थे दूसरे, उन्होंने डिफरेंट नंबर से उन्होंने कॉल्स किए, उन्होंने देखा दूसरे किसान मुझसे रब्ता किया। आपको तो नहीं आ रही कॉल्स? मुझे ही आएंगे, मैं भागी फाउंडर कि हमारे गर्ल्स को वैसे इधर एक्स्ट्रा कॉल आ रही होती है। नहीं, मुझे ऐसे कॉल्स नहीं आते। मुझे ज्यादातर ये ऑर्डर्स की बहुत आई और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी जमीनों पे काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इनिशियल पे थी, मैं बात करूं 2021 में, तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि हाउ कैसे होगा। लेकिन जब मैंने विजिट किया, बनता नहीं है ना, बड़ा हमारे टैबू है, स्टीरियोटाइप है कि वुमेन को एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रही है। मैं तो वहां थोड़ा अपने नहीं, मैं वहां पर जो है वो खुद जाती हूँ, मैं फेथ में खुद जाती हूँ, तो मुझे इतना इशू नहीं होता। बल्कि ये है कि मेरी थोड़ा बहुत जो अगर बैरियर है वो है लैंग्वेज का, क्योंकि सिंधी होते हैं ज्यादातर। तो लेकिन ये जो मेरी टीम में है, काफी लोग सिंधी हैं ऑलरेडी, तो वो काफी वैसे आप कह सकते हैं चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर हैं। और इसके अलावा सिकंदर भक्त, वो जो है वो बहुत ही एक मेन उनका है, यहाँ कह सकते हैं भान में, जो फील्ड्स में जाके विजिट करना, उनसे बात करना। तो आई थिंक ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं खुद से जितनी वो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनके इश्यूज सुनती हूँ, उनको बताती हूँ जितना वो मेरी बात समझ सकते हैं। लेकिन कम्प्लीटली मैसेज उन तक पहुँच चुका होता है। तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है फील्ड में काम करते हुए, बिकॉज मैं जहाँ 5 ईयर पहले अपने आप को देखना चाहती थी कि मैं 5 साल के बाद यहाँ पे होना चाहती हूँ, मैं वहीं पे हूँ, एग्जैक्टली दैट प्लेस। फाइन। अब मुझे ये काफी मतलब अच्छा लगा कि आप लोग एक बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, और हम लोगों का भी डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर से ही लिंक है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप भी है कि हम लोग मजीद एग्री मार्केट्स को डिस्कवर करें। तो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि इफ वी कैन मेक सम कोलैबोरेशन। मुझे एक पॉइंट पिक किया आपने, कहा कि हमारे पास काफी एकड़ जैसे जिन पे सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी बंजर जो जमीन रहती है हमारी, इनफर्टाइल लैंड, तो इनफर्टाइल लैंड जाती है। आई गेस कि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रीज है जस्ट लाइक सफेदा या आई थिंक नीम, जो कि सैलिनेटेड सॉइल पर मतलब प्लांट हो सकते हैं। तो आई वाज थिंकिंग अगर हम लोग कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट करें, बिकॉज वुड भी हमारे काम का है, बट वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब कि हमारे जंगल्स को हम कट करें। हम मेरे जहन में काटते हैं, हम लोग ऐसे जो इनफर्टाइल है लैंड, हम कोई 10 एकड़ के पीस पर ट्रायल करते हैं, हम वहाँ पे ये इसकी फॉरेस्टिंग करते हैं,
और आफ्टर 5 years आफ्टर 2 years हम उसको कट करते हैं, वो लकड़ी और उसका सारा वेस्ट हमारे काम का है, और 2 साल में अगर जो सॉइल की सैलिनिटी है वो कम हो जाती है, तो उसके बाद आई थिंक आपके भान को यूज करने की कम जरूरत पड़ेगी और वो एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आई थिंक विन विन कंडीशन हो सकती है इफ यू कैन कोलैबोरेट, तो हम कोई No, no, I'm open to collaborate, yeah, because मैं समझती हूँ कि कंपटीशन से ज़्यादा जो हमारे पास कोलैबोरेशन होती है, दिस इज समथिंग कि हमारे जो स्टार्टअप्स का मेन एम यही है कि हम लोग जितनी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं, जितने लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, उतना दें, एंड आई एम हैप्पी एंड ओपन टू कोलैबोरेट विद दिस। और इसके अलावा भी कोई कोलैबोरेशंस आप चल रही हैं क्या? ये कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन इस तरह है कि हम लोगों को जहाँ से फंडिंग्स हुई हैं, दैशा फाउंडेशन हैक कह सकते हैं, और इसके अलावा शल तमीर हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है अब, बिकॉज जब मैं वहाँ पर कंपटीशन के लिए गई थी तो मेरे पास जो एग्रो की हैं वो खुद मुझसे मिलने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मैं बहुत खुश हुई। नो नो नो, शी इज आई थिंक सलीमा। एग्रो से मुनीसा हमारे पास भी आई थी, वो साइड भी आई थी, और ओके ओके ओके, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा कि जैसा भी है, लेकिन आपको कंपनीज एम्पावर करने के लिए आपको अप्रिशिएट कर रही हैं, आगे देखना चाहती हैं। आई वाज रियली हैप्पी। शल तमीर में जब मैं वहाँ गई तो वहाँ के जो बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट थे डिफरेंट, उन्होंने पर्सनली मुझे आके जो है, उन्होंने मेरी पिच डेक देखी थी, मुझे सुना था, मेरे बारे में जानते थे, उन्होंने मुझसे आके मिले, बल्कि मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपको बिसाइड प्राइज मनी के अलावा मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको जब हाई लेवल के लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है। एग्जैक्टली। अब मेरे ख्याल से कि एक एज अ फाउंडर और एज अ सीईओ यही एक बहुत बड़ी चीज़, एक तसल्ली होती है, कह सकते हैं कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है कि यस आप जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पे, और आप जो करना चाहते हैं वो कर जाएंगे। बिल्कुल। दिस इज समथिंग। ओके मोहसिन, आप मुझे बताएं कि आप अभी जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी, आपका आई थिंक 7th नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आपको मैच करता ही है, अफोर्डेबल एनर्जीज। अब अभी आप कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, बिकॉज आप देखें अभी हमारे पास ग्लोबली जो भी काम हो रहे हैं स्टार्टअप्स पे, वो इस चीज़ को अपने स्टार्टअप में वो लाजमी इनकलकेट कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों को देखते हुए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो स्टार्टअप्स में हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमें आगे ले जा सकते हैं, एक वो एक पर्टिकुलर नीड्स, जो इनकी नीड्स इनको कंप्लीट पूरा कर रहे हैं। तो अभी आप किसको कैटर कर रहे हैं? हम लोग आई थिंक 5 से 6 एसडीजीज जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैटर कर रहे हैं। नंबर 1 पहला तो अपना खुद बना दिया, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, वो तो डायरेक्टली हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा एक एसडीजी है रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो हम लोग हाईली रिस्पांसिबल होकर कंज्यूम कर रहे हैं सारे वेस्ट को और उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम इस वाले एसडीजी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा वी हैव सस्टेनेबल सिटीज इन कम्युनिटीज। हमारी जो कम्युनिटीज है उसमें सबसे बड़ा एक इशू आजकल चल रहा है गैस लोड शेडिंग का। सो मीन्स अभी हमारी जो कम्युनिटी प्रेजेंट है वो सस्टेनेबल नहीं बची हुई। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उनको एक सोल्यूशन मिल गया सोलर का, यूपीएस का, जनरेटर का, तो वो वाला जो सीन है वो तो चले सस्टेनेबल हमने कर लिया, मतलब जबरदस्ती कर लिया, लेकिन गैस का ऑल्टरनेट अभी तक नहीं है। घर में आप वुड यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली एलपीजी बहुत खतरनाक है, कोल आप करने बैठ गए तो कोल का सबको पूरा घर काला हो जाना है, तो दिस कैन बी आइडियल ऑप्शन। तो इसी तरह आप लोग ये बिजनेसेस को भी दे रहे हैं, सो दिस आइडिया आल्सो मतलब हेल्पिंग टू डेवलप सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसके अलावा जो लाइफ ऑन लैंड है हम उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मोर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट इनकम अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज के लिए, सप्लायर्स के लिए, और एक लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे फार्मर्स हैं वो सारा वेस्ट जो बर्न कर रहे थे अब उनको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है। मतलब ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, जिससे आई थिंक कोई मोर देन 30-40 पीपल्स तो अभी हमारा जो स्केल है अर्न कर रहे हैं। फार्मर्स को जो जिनका वेस्ट है सेल हो रहा है, फिर उसको उठाने वाले, फिर गाड़ियों वाले, तो डिसेंट इनकम अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से को 5 एसडीजीज को हम लोग डायरेक्टली कैटर कर रहे हैं। एंड आल्सो मैं अपना शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग आई एम हैप्पी टू शेयर कि हम लोग को जो इनोवेशन चैलेंज अवार्ड मुझे भान को मिला था वो इसलिए मिला था कि हम लोग जितने भी 17 एसडीजीज है हम उनको कैटर कर रहे हैं। यस डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग अगर अपनी 1-2 की बात करें, जीरो हंगर की बात करें, तो हम लोग जो है, मैं अब जैसे कि मैं बीच में से रैंडम बताती हूँ कि किस तरह हम लोग 17 को मीट्स कर रहे हैं। तो अगर आप जीरो हंगर की बात करें तो हम लोगों के पास जो फूड सिक्योरिटी पे हम लोग ओवरकम कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि लाइफ बिलो वाटर है तो हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। हम लोगों के लिए जो है वो जो हमारे पास
जो जितना भी वेस्ट रिलीज कर रही हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, हम उनको ओवरकम कर रहे हैं। हम उनको जो ऐसा पानी जो है वहाँ पर जाने ही नहीं देंगे, उसको ही हम एग्जैक्टली पायलट ट्रीट कर देंगे। और अगर इस बात करें हम लोग सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ की, तो हमारे पास इस तरह है कि हम लोग इस तरह का एक, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास जो 65% हमारी जो पॉपुलेशन है, हम पाकिस्तान की बात करें नॉट अ पर्टिकुलर से, जो हमारे पास 65% पॉपुलेशन रूरल है पाकिस्तान की, एंड दैट 65% जो है वो बेस्ड करती है एग्रीकल्चर लैंड पे। बिल्कुल। और हमारे पास जो 25% हमारी जीडीपी है वो पाकिस्तान का एक मेजर रेशियो है, इसमें से जो एग्रीकल्चर है। तो इसको देखते हुए हम लोगों को इनोवेशन चैलेंज का जो अवार्ड मिला था वो इससे मिला था कि हम लोग का जो भान है वो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है सबको मीट कर रहा है। नाइस नाइस। अच्छा, हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एनआईसीज हैं, बीआईसीज हैं, उनका आप क्या रोल समझती हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ एनआईसी माई सेल्फ? मैं तो उनका एक बड़ा वाइटल रोल देखता हूँ कि वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज। जिस तरह आपने शहद तामीर का बताया, आई डोंट नो आप किस तरह कहते हैं, बट मुझे तो एनआईसी ने आगे वहाँ पे मतलब फॉरवर्ड किया था और पूरा ट्रिप भी स्पॉन्सर किया। इसके अलावा अभी मैं लाहौर गया, स्टार्टअप वर्ल्ड कप अलहमदुलिल्लाह विन भी किया। इसके अलावा काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस मेरे बने हैं कुछ इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल सेक्टर में। तो एनआईसीज का फिर मुझे स्टार्टिंग में जो स्पेस मिल गया एनआईसीज में, तो व्हाट डू यू थिंक कि एग्री और क्लाइमेट स्टार्टअप्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मतलब छुपी हुई हैं जो एनआईसीज दे सकते हैं? ओके, दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। मैं सुबह इसके बारे में सोच रही थी कि मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तभी मेरे जहन में सवाल आया। अगर देखा जाए तो जो हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर हैं, आई थिंक दे आर द वाइटल्स के वो किसी भी स्टार्टअप के लिए हों, क्योंकि हमारे पास हम ऑल इन वन नहीं हो सकते कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, हम बिजनेस जानते हों, मार्केटिंग जानते हों। तो हमें एक नो डाउट एक ऐसी सपोर्ट मिल जाती है, नॉट ओनली फॉर दिस के हमें मैं शायद तमीम में उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, मुझे मतलब किसने फॉरवर्ड नहीं किया। मेरा किसी भी कंपटीशन में मुझे जो है वही मैं वैसे इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट हुई बाय योरसेल्फ। यस। तो मैं समझती हूँ कि इनका रोल इस तरह है कि हम लोगों को जो है हमारी पर्सनालिटी में, हमारे बिजनेस में हमारी काफ़ी चीज़ों को ये अलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ से जो है वो मैं करना चाहूँगी कि मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रही थी, हमारे पास जो ग्लोबल यूथ की जो रिपोर्ट आई है उसमें हम लोग पाकिस्तान 162 नंबर पे हैं 180 में से। ये अभी की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो ज़्यादातर जो कह सकते हैं जो यूथ पे बेस करती है। सो आपको क्या लगता है कि हमारे स्टार्टअप्स हमारी जो ये नंबरिंग इम्प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज आप देखें 6 मंथ के बाद एक इंक्यूबेशन स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर 6 मंथ बाद क्या आपको लगता है कि हम लोग इस तरह के स्टार्टअप्स निकाल के उनको अप स्केल कर पा रहे हैं जो कि हमारे पास कम्युनिटीज़ को बिल्ड कर सकें, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, और जिस वजह से हम अपने स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं वो उस एंड पॉइंट तक पहुंच पा रहा है? आपको मतलब क्या राय है इसमें? एनआईसीज का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली तो काफी टाइम से चल रहा है, बट पाकिस्तान में समहाउ न्यू ही है। और मतलब 4-5 साल कोई पुराना नहीं होता, नया ही होता है। तो मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसका कोई इमीडिएट किस्म का रोल है, कोई बहुत ज्यादा आई थिंक ट्रेमेंडस भी नहीं है, और लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसको हम इग्नोर कर सकें। और एनआईसीज की तरफ जो एफर्ट है वो तो आई थिंक मोर देन 100% है, बट जो स्टूडेंट साइड है, जो यूथ साइड है जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैंने देखा है कुछ लैकिंग है। वो लोग सीरियस नहीं रहते। जस्ट लाइक स्टिल वी आर स्टडिंग इन अ फैसिलिटी ऑफ एनआईसी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, बट आप देखें तो बिल्डिंग का आई थिंक कोई 70-80% एरिया खाली है। आई डोंट थिंक हैदराबाद जैसे शहर में इतनी अच्छी फैसिलिटी और यहाँ के लोगों को मिस करना चाहिए। तो लोगों की तरफ से थोड़ी सी आई थिंक कुछ लैकनेस है। तो फिर आप किस तरह उन लोगों को यहाँ पर लेकर आएंगे? मुझे इस बारे में थोड़ा करें। उसके लिए तो अब एनआईसीज की टीम है, वो किस तरह आउटरीच प्रोग्राम डिसाइड करती हैं। मैं तो पर्सनली इस तरीके से करता हूँ कि मैं एक आजकल छोटे मोटे ट्रेनिंग सेशंस भी ले रहा होता हूँ, तो मैं उनको अपनी एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ कि भाई आज से कोई 1-1.5 साल पहले आई वाज अ लेमैन, मतलब लेमैन इन द सेंस कि मेरे को बिजनेस नहीं था, आई वाज जस्ट अ ग्रेजुएट। मैंने ग्रेजुएट किया, फिर मैं एनआईसी आया, फिर यहाँ पे आइडिया बिल्डअप हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उनके सामने एक लाइव एग्जांपल खड़ी हुई है। और मेरी तरह आपकी तरह और इस तरह बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो डिफरेंट तरीके से एनआईसीज का फायदा लेते हैं एंड दे आर स्केलिंग अप। सो आई थिंक जो यूथ है, इतना बड़ा नंबर है हमारे पास, वो अगर सीरियस हो और वो बिजनेस साइड पर आए, क्योंकि बिजनेस ही फ्यूचर है। जॉब मार्केट में हार नहीं है और ट्रेड आपको पता है, तो फ्यूचर तो मतलब बिजनेस ही बचा हुआ है कि अब वो आईटी सेक्टर हो या सस्टेनेबिलिटी हो, क्लाइमेट हो, एक्स जो भी हो, एनआईसीज में तो हर मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल होता ही है। तो आई थिंक उनको खुद ही सीरियस होना पड़ेगा। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम लोग कह सकते हैं, पॉडकास्ट में कह दिया, कुछ स्टेटस लगा दिया कि उनका ईमान ताज़ा हो जाए थोड़ी देर के लिए। अब
इट डिपेंड्स अप टू देम कि वो कितना लॉन्ग लास्ट करता है। लेकिन मैं जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मैं फिर यही सोच रही थी कि अगर मैं बीइंग इंडिविजुअल सोचूं तो हम ये कहते हैं कि इंसान को पहले अपना काम करना चाहिए कि जी हम जी दूसरों जी को, एग्जैक्टली। लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई थी, मैं सर पकड़ के इसलिए बैठ गई थी, मैंने कहा कि ऐसी कौन सी लेखने से हमसे रह रही कि अगर बीइंग इंडिविजुअल हम वो सब काम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं वो चीज़ हो पा रही। बिकॉज मैं समझती हूँ शायद तामीर की अगर बात करूँ, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं बट मैं रिसेंटली उनकी बात करना चाहूँगी। बीइंग अ वुमेन हमें पता है कि पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर में काम करना ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। मैं बीइंग ऑफिसर भी काम करती हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि Look out हमें है। हर जगह Yeah, हमें hurdles करना है। पड़ता है। लेकिन देखा जाए बीइंग अ वुमेन जब मैं विन करती हूँ तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि मैं एक स्टेप आगे हूँ वुमेन्स के लिए। अब वो एक नेक्स्ट जो मेरे पास वुमेन होंगी डिफरेंट, मुझे देख के वो उन्हें काफ़ी खुशी होगी कि हाँ वुमेन कैन डू एनीथिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। बिल्कुल। बिकॉज आप इनिशियली सोचते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, जमीनों पे कैसे जाएगी, काम कैसे करेगी, बहुत से सवाल होते हैं। बिकॉज हमारी एक फैमिली भी होती है, हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड्स भी देखना कल्चरल पड़ता है, बैरियर्स होते हैं। एग्जैक्टली कल्चरल बैरियर्स होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर इंसान के अंदर विल है वो काम कर सकता है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बहुत हूँ कि हम इतने पाकिस्तान में इतनी बड़ी यूथ होने के बावजूद भी हम इतना बैक पे क्यों हैं। तो ये दिस इज समथिंग मुझे लगता है कि हमारे स्टार्टअप्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अपनी जो यूथ है वो विमेन हो या मैन हो उनको उस टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आए। कि मोहसिन मैं बात करना चाहूँगी, अभी रिसेंटली जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दैट इज COP28 इस्लामाबाद इज फंडेड बाय USAID एंड आई वॉन द बेस्ट क्लाइमेट अवार्ड। क्योंकि वहाँ पर जो टीम थी वो बेसिकली USAID से थी, WWF से थी, एंड बिलीव मी वहाँ पर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफ़ी लोग थे, क्योंकि वो फंडेड ही USAID से थी, तो काफ़ी कह सकते हैं कि एलीट क्लास थी वहाँ पे सारी। तो मेरा वहाँ पे आइडिया 250 लोगों में से जो है वहाँ बेस्ट क्लाइमेट अवार्ड लिया। तो मैंने वहाँ पर कुछ वर्ड्स कहे थे, मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, माइट भी वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसको माइंड किया हो, लेकिन मैं जो एक बात ये करना चाह रही थी कि हम लोगों ने COP28 कॉन्फ्रेंस की क्यों है। क्या वो पैसा एक प्रोजेक्ट में लग के उसको स्केलिंग भी की जा सकती थी। बिल्कुल, उसका शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता। और आज जो कह सकते हैं कि अगर 100 में से 10 किसान आज थोड़ा बहुत खुश होते, उनकी ज़मीन कहते हैं वो सही हो जाती है, कुछ इस तरह होता। तो मैं कहती हूँ कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस कर क्यों रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसका एक मेजर हमारे पास इम्पैक्ट होना चाहिए कि हाँ वो इम्पैक्टफुल हो। वहाँ पर आकर उस COP28 में हम दिखाएं, हम रिपोर्ट दें कि हाँ हमने ये काम रियल बेसिस पे किया है। तो मैंने ये कहा था कि डोंट वेट फॉर COP28 और COP29, क्योंकि आप नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि कितने दुनिया भर से लोग हैप्पीली शेयर कर रहे हैं कि COP28 वाओ वी जस्ट सिलेक्टेड फॉर दिस। लेकिन क्या वो बीइंग इंडिविजुअल वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आप वहाँ जा रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन कि हमें खुद से भी पूछने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि इस COP29 का हमें वेट करने से पहले हम कुछ इस तरह करें कि वाकई वो इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान में नजर आना चाहिए। मेजर तो करें ना कि इतने सारे कोप्स हो चुके हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट भी है या सिर्फ लेट्स इट्स COP29 इट मींस कि ये 29 ईयर से इस तरह हो चुका है कि बस ये चलती जा रही है। और हमारा जो इमिशन, ऐसा नहीं कह सकते कोई रिपोर्ट आई हो कि हमारा इमिशन अब रिड्यूस हो चुका है। हम तो ये कहते जा रहे हैं कि हम अब क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में 5th नंबर पर हैं। अब आप अगर इमेजिन करें, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, हम क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में 5th नंबर पर हैं, बहुत आगे। और हमारे पास जो यूथ डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम 62 नंबर पर हैं। कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं? सी द रिजल्ट्स। हमारा लाहौर देख लेना आप, हम भी डिस्कस भी किया, वहाँ पर 4 दिन की बच्चों की छुट्टियां कर दी क्योंकि वहाँ पर फॉग बहुत हो गई है। आप देखें कि ये तो हमारा सॉल्यूशन है कि हम छुट्टी करके सब बंद कर देते, फिर गौर करने बैठते हैं। और मतलब जिनके पास है, हमारे पास अगर स्टेक होल्डर्स हैं या फिर कुछ इस तरह के लोग हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, हमारे लिए काम कर सकते हैं, वो क्यों नहीं उन स्टार्टअप्स की खास तौर पे हेल्प कर रहे हैं। या फिर हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं कि इस इसको बिल्ड कर सकें। और मैं समझती हूँ कि बीइंग अ फाउंडर ऑफ भान, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अगर अपने काम पे कंटिन्यू रही, जो मेरा एम है, मैं अपने आप को 5 साल के बाद यहाँ पर देखती हूँ कि जो मेरा एक विश है, मेरा एक ड्रीम है, तो पाकिस्तान में एक जो है वो भान की कंपनी बिल्ड करके रहूँगी। और ना सिर्फ वो कंपनी होगी बल्कि हम लोग कहते हैं नेट जीरो इमिशन। सही में मैं अपने पाकिस्तान को उस 5th नंबर से निकालना चाहूँगी कि वो अब वो 62 नंबर पे होना चाहिए। जैसे क्लाइमेट हमारे पास यूथ डेवलपमेंट का नंबर है, बिल्कुल नीचे से शुरू होना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? इंशाल्लाह आप आई थिंक अचीव कर लेंगे जो आपका पैशन है और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। और ये मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल जो खुद है वो है आई एम पॉसिबल।
तो इम्पॉसिबल अगर आप पढ़े एक तरीके से तो ऑब्वियसली हो सकता है। और हमारा अपना भी मतलब यही मतलब है विजन कि बाय द एंड ऑफ 24 हम लोग कोई 1000 टन्स पर ईयर कंट्रीब्यूट कर रहे हो फॉर द कार्बन एमिशन। सो दिस वाज शॉर्टली जो सारा मतलब हम लोग कर रहे हैं। एंड नाइस टॉकिंग विद यू, हैड अ वेरी गुड टाइम। आई थिंक ये बहुत ही हमारे पास जो 25 मिनट से 20 मिनट से बहुत ही एक अच्छे टाइम था जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बातें की इस तरह की जो हमें ना सिर्फ फ्यूचर में कोलैबोरेशन पे में काम आ सकती हैं बल्कि हमारा मैसेज उन स्टेक होल्डर्स तक पहुंच सकता है जहां हम काम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि हम जो चाहते हैं पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आ सके, हमारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो एक बूमिंग पे हो और हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो जाए इमिशन। आई होप सो एंड आई विल डू दैट। and ourselves good luck. थैंक यू सो मच, Thank गुड you. लक।